पिछले सेशन में जो बात हम लोगों ने शुरू किया था उसके तहत प्रकृति की व्यवस्था को समझने का हम लोगों ने प्रयास किया था। उसमें ये बात दिखती है कि प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के क्रम में उस इकाई की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उसका धारणा का ध्यान रखने का जरूरत है। उसके उपयोग सदुपयोग को सुनिश्चित करने की जगह से उसकी व्यवस्था में भागीदारी या स्वभाव क्या है उसको समझने की जरूरत है, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी परंपरा दिनों दिन अच्छी होती रहे, इसके लिए उसकी अनुषंगीयता को समझ करके ध्यान रखने की जरूरत है। जितना हम उस इकाई के स्वभाव को, उसकी धारणा को, उसकी अनुषंगीयता को ध्यान रख के जीते हैं, उतना हमारा खुद का व्यवस्थित होना हो पाता है और व्यवस्था में भागीदारी हो पाता है। इसमें से जिस किसी का भी ध्यान रखने का काम हम छोड़ देते हैं, समस्या वहां शुरू हो जाती है। तो पिछले सेशन में चूंकि इस पर सारी बात हम कर चुके हैं, इसलिए अभी और विस्तार नहीं करते। अभी थोड़ा हम अस्तित्व में व्यवस्था के ऊपर बात कर लेना चाहते और उसके साथ जीवन क्रियाओं पर थोड़ी बात करना चाहिए। इस पूरे अस्तित्व को देखने जाते हैं तो प्रकृति के रूप में अनेक प्रकार की इकाइयां दिखाई देती हैं। तो मिट्टी है, पानी है, हवा है, पंखा है, प्रोजेक्टर है, घड़ी है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, आदमी है, कुर्सी है, टेबल है। इस कमरे में भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें दिखाई देती। एक एक के रूप में ये जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उसको हम इकाई कहते हैं। इकाई का मतलब है जो एक एक के रूप में बना रहता है, एक एक के रूप में हमको दिखाई देता है। इन सभी इकाइयों को मिला करके एक नाम दिया है प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब है इन सभी इकाइयों का समूह, उसको प्रकृति नाम दिया है। जब हम देखने जाते हैं तो ये दिखाई देता है कि इन इकाइयों के साथ साथ खाली स्थान भी हमको दिखाई देता है, स्पेस भी हमको दिखाई देता है, और ये दिखता है कि ये सभी इकाइयां जो एक एक हमको दिखाई दे रही हैं, ये वस्तुतः उसी स्पेस में है, उसी खाली स्थान में। आप आंख उठा के देखिए, चंद्रमा कहाँ है? उसी स्पेस में एक जगह, एक इकाई के रूप में दिखता है। सूरज कहाँ है? उसी स्पेस में एक इकाई के रूप में दिखता है। धरती कहाँ है? उसी स्पेस में एक इकाई के रूप में दिखता है, उसी खाली स्थान में एक इकाई के रूप में दिखता है। हम आप भी कहाँ हैं? तो दिखता है कि उसी स्पेस में, उसी खाली स्थान में हम सबका भी होना है। इनफैक्ट किसी भी इकाई को जब हम देखते हैं ना, उसकी बाउंड्री का जो हमको पता चलता है, उसकी सीमा का जो हमको पता चलता है, वो सीमा उसी जगह से पता चलती है जहां इकाई समाप्त हो जाती है और सिर्फ खाली स्थान दिखना शुरू होता है। इसकी बाउंड्री को कैसे पहचान? इसकी बाउंड्री इसी बात से पहचान में आती है कि इकाई वहां के बाद नहीं है, खाली स्थान वहां के बाद हमको दिखता है, उसका हमको पता चलता है, वो हमको महसूस होता है। तो किसी भी इकाई को देखने जाते हैं तो एक एक के रूप में इकाई दिखती है, दूसरा वो खाली स्थान के रूप में वस्तु दिखाई देती है। ये खाली स्थान को जब देखने जाते हैं ना, तो ये दिखता है कि जहां इकाई नहीं है वहां भी उस खाली स्थान का होना है, जहां इकाई है वहां भी उस स्पेस का होना है। तो अभी मैं जहां खड़ा हूं वहां भी स्पेस है, जहां मैं नहीं खड़ा हूं वहां भी स्पेस है। मैं हट करके यहाँ से दूसरी जगह पे आ जाऊं, उस पिछली जगह पर भी स्पेस बना ही रहता है। जहां मैं अभी आ गया यहाँ भी स्पेस बना ही रहता है। इनफैक्ट इकाई के ऊपर इकाई को रखना हो ना, तो दूसरी इकाई को हटना पड़ता है। जैसे आप जहाँ बैठे हैं वहीं जाके अगर हमको भी बैठना हो तो आपको उठने की जरूरत है। लेकिन हम कहीं भी जाएं, स्पेस को वहां से हटने की जरूरत नहीं है, इस स्थान को वहां से हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो स्थान वहां यथावत बना रहता है। तो इस खाली स्थान को देखते हैं ना, तो दिखता है कि जहां इकाई है वहां भी है, जहां इकाई नहीं है वहां भी उसका होना है। इस रूप में जब खाली स्थान को देखने जाते हैं तो वो सर्वत्र व्याप्त दिखाई देता है, असीमित दिखाई देता है, जबकि हर इकाई अपने में सीमित दिखाई देती है। एक छोटा से छोटा परमाणु भी सीमित है, हमारे हाथ का पॉइंटर भी सीमित है,
हम अपने शरीर को देखेंगे तो वो भी एक सीमित रचना है। बड़ी से बड़ी धरती को भी देखेंगे तो सीमित रचना है। सूरज चांद तारे को भी देखेंगे तो एक एक सीमित रचना के रूप में दिखाई देती है। उसकी अपनी एक सीमा दिखाई देती है, एक बाउंड्री दिखाई देता है। घड़ी को देखें उसकी एक बाउंड्री है, पंखे को देखें उसकी एक बाउंड्री है, पानी को देखते हैं उसकी एक सीमा दिखाई देती है। लेकिन इस स्पेस को देखने जाते हैं, इस खाली स्थान को देखने जाते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं दिखाई देती है, असीमित दिखाई देता है और सब जगह होने के कारण इसको व्यापक नाम दिया है। तो अब अगर लौट करके पूरे अस्तित्व को देखें तो एक तो व्यापक वस्तु के रूप में ये खाली स्थान सर्वत्र दिखाई देता है और उसमें एक एक के रूप में इकाइयां दिखाई देती। आकाश में कभी भी रात में आंख उठा के देखें तो खाली स्थान के रूप में एक पूरा स्पेस दिखाई देता है और उसमें एक एक चांद तारे दिखाई देते हैं। तो कहीं भी जब हम देखने जाते हैं, इस धरती पर भी देखने जाते हैं तो एक एक के रूप में हम सभी का उसी स्पेस में होना है, उसी व्यापक वस्तु में होना है। तो इकाई और व्यापक के बीच एक मूलभूत अंतर ये दिखता है कि इकाई छोटी हो चाहे बड़ी हो वो सीमित होती है, जबकि व्यापक स्वयं में असीमित है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं। इकाई कोई भी है, छोटा से छोटा परमाणु हो कि प्राण कोशिका हो कि अपना शरीर हो कि ईंट पत्थर हो कि घर हो, या बड़ी से बड़ी इकाइयों में भी देखने जाएंगे तो धरती हो, चांद हो, तारे हो, सूरज हो, वो सबकी अपनी एक सीमा दिखाई देती है, जबकि व्यापक स्वयं में कोई सीमा नहीं है, असीमित है। और ये सभी इकाइयां इसी व्यापक में हैं। ये दोनों का, इकाई और व्यापक का, हमेशा साथ साथ होना बना रहता है। उसी साथ साथ होने को यहाँ सहअस्तित्व कह रहे हैं कि ये जो अस्तित्व है, अस्तित्व का होना सहअस्तित्व पूर्वक है। सहअस्तित्व का मतलब है व्यापक है और उस व्यापक में एक एक के रूप में इकाइयां हैं और इन सभी इकाइयों को मिला करके प्रकृति नाम दे रहे हैं। प्रकृति नाम दे रहे हैं। प्रकृति सीमित दिखाई देती है, व्यापक असीम दिखाई देता है, असीम दिखाई देता है। व्यापक और प्रकृति में एक दूसरा अंतर देखने जाएंगे तो प्रकृति जहाँ कहीं भी होती है, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई गति, कोई न कोई तरंग, कोई न कोई दबाव, कोई न कोई हलचल, कोई न कोई एक्टिविटी उसमें होती रहती है। तो आप छोटे से छोटे परमाणु में भी देखेंगे तो उसके परमाणु अंशों में एक गति दिखाई देती है, एक कंपन दिखाई देता है, एक क्रिया दिखाई देती है। प्राण कोशिका में भी देखने जाएंगे, सेल्स में भी देखने जाएंगे, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई कंपन, कोई न कोई गति, कोई न कोई संकुचन प्रसारण, कुछ अंशों का ग्रहण करना, कुछ का बाहर निकालना, वो लगातार चलता रहता है। तो परमाणु जो पदार्थ अवस्था की सबसे छोटी इकाई है, उसमें भी क्रिया दिखाई देती है। और बड़ी से बड़ी इकाई किसी धरती, किसी सूरज, किसी चांद तारे को देखें तो उसमें भी बहुत सारी क्रिया दिखाई देती है। सूरज के बारे में भी हमको पता है, हाइड्रोजन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का, ये सब का आपस में कुछ न कुछ क्रिया चलने का काम लगातार हो रहा है। प्राण अवस्था में देखने जाते हैं तो दिखता है कि उसकी जो सबसे छोटी रचना है प्राण कोशा, उसमें भी कोई न कोई क्रिया दिखती है। छोटा से छोटा पेड़ पौधा, बड़ा से बड़ा पेड़ पौधा, पशु शरीर, मानव शरीर, ये सब में कोई न कोई क्रिया दिखाई देती है। आप अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान देने का काम करना शुरू करेंगे ना, शरीर के अंदर चलती हुई बहुत सारी क्रियाओं का हमको पता चलना शुरू होता है। थोड़ी देर ही शरीर पर ध्यान देते हैं तो अलग अलग जगहों पर जो कंपन हो रहा है, जो संवेदना हो रही है, जो दर्द लग रहा है, जो दबाव लग रहा है, जो तनाव लग रहा है, जो खिंचाव लग रहा है, वो सब का हमको पता चलना शुरू हो रहा है। ये जो दर्द हो रहा है, ये जो दबाव हो रहा है, ये जो खिंचाव हो रहा है, ये जो तनाव हो रहा है, ये जो भारीपन लग रहा है, ये जो हल्कापन लग रहा है, ये जो कंपन महसूस हो रहा है, ये सब वस्तुतः शरीर में होने वाली अलग अलग क्रियाएं हैं जो हमको अलग अलग तरह से पता चलती है।
पता चलता है। तो शरीर की किसी भी रचना में देखेंगे तो क्रिया दिखाई देती है। ऐसे ही स्वयं में, मैं में, जीवन में भी देखने जाएंगे तो इच्छा के रूप में, विचार के रूप में, सोच के रूप में कोई ना कोई क्रिया हमारे अंदर चलती रहती है। चित्रण के रूप में, विश्लेषण के रूप में, तुलन के रूप में, चयन के रूप में, आस्वादन के रूप में, जिन क्रियाओं की हमने पहले बात की थी उनमें से कोई न कोई क्रिया हमारे अंदर लगातार चलती रहती है। तो इकाई को कहीं भी देखने जाएंगे क्रियाशील दिखाई देगी, चाहे वो पदार्थावस्था की इकाई हो, चाहे प्राणावस्था की इकाई हो, चाहे जीवावस्था की इकाई हो, चाहे मानव। मानव में भी, शरीर में भी क्रिया दिखाई देती है, जीवन या मैं में भी क्रिया दिखाई देती है। जबकि व्यापक को देखेंगे तो व्यापक स्वयं में कोई क्रिया नहीं, उसमें कोई गति, कोई तरंग, कोई दबाव, कोई हलचल नहीं दिखाई देता। तो व्यापक वस्तु स्वयं किसी रूप में क्रिया नहीं। इनफैक्ट ध्यान से देखेंगे ना तो इकाई क्रिया है, इसीलिए इसमें बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। गति है, तरंग है, दबाव है, कंपन है, तो कुछ ना कुछ बदलाव उसमें होता रहता है, चेंज उसमें होता रहता है। जबकि व्यापक में कोई भी क्रिया नहीं है, व्यापक स्वयं कोई क्रिया नहीं है, क्रिया से शून्य है, क्रिया से रहित है, इसलिए उसमें बदलाव की कोई भी संभावना नहीं है, बल्कि वो हमेशा एक जैसा बना है। इकाई क्रिया होने के कारण उसमें क्रिया होने से कुछ न कुछ बदलाव हो जाता है। वो पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो जाता है। ये बदलाव होने के लिए क्रिया का होना जरूरी है, गति का, तरंग का, दबाव का, कंपन का, किसी न किसी रूप में होना जरूरी है। व्यापक स्वयं कोई क्रिया नहीं होने के कारण, क्रिया से रहित होने के कारण, क्रिया से शून्य होने के कारण वहां कोई बदलाव की संभावना ही नहीं है, बल्कि वो निरंतर एक जैसा बना रहता है। और क्रिया से शून्य होने के कारण उसको शून्य नाम भी देते हैं। तो जैसे सर्वत्र व्याप्त होने के कारण, असीमित होने के कारण उसको व्यापक नाम दिया, व्यापक का मतलब है सर्वत्र व्याप्त होना, वैसे ही उसी को क्रिया से रहित होने के कारण, क्रिया से शून्य होने के कारण शून्य नाम से भी इंगित करते हैं। एक बार इतने पर कोई प्रश्न हो तो उस पर हम पहले बात कर दें, फिर हम संतृप्तता को एक्सप्लेन करने पे आएंगे। एक हम साइंस में सुनते हैं ओजोन लेयर, तो हालांकि वो भी स्पेस बारे में पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर की मतलब उसकी बनावट में या उसके रचना में किसी तरह की कमी आ जाने से हम लोगों का वातावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है जी। तो क्या इसको भी हम क्रिया शून्य की ही संज्ञा में लेंगे या इसको भी हम क्रिया मानेंगे? ओजोन लेयर स्वयं में क्रिया क्रिया शून्य का तो मतलब है कि स्पेस वहां पर उपलब्ध है, व्यापक वहां पर उपलब्ध है। ओजोन लेयर क्या है आप देखेंगे तो इसी वायुमंडल में जो वायु है, गैस है, इकाई है, वो ऊपर जाकर के ओजोन गैस की एक लेयर है। वो स्वयं गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऐसे ही ओजोन है। उस ओजोन गैस का काम ही यही है कि वायुमंडल की जो रोशनी आती है उसमें जो वैसी तरंगे हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वही उसकी क्रिया है। और उसके डिप्लीट होने का मतलब होता है कि ओजोन किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए ओजोन ऑक्सीजन में बदल जाए, ओजोन किसी और चीज के साथ जुड़ के किसी और में बदल जाए, तो जो ओजोन वहां था वो ओजोन अब नहीं है, क्योंकि क्रियाशील होने के कारण अगर उसको दूसरी कोई वस्तु मिल गई तो उसके साथ जुड़ करके या क्रिया करके वो बदल जाती। तो हमारे दुष्प्रभावों से अगर वहां क्रिया शुरू हो गई तो ओजोन, क्रिया का मतलब ओजोन के किसी और में बदलने की क्रिया शुरू हो गई तो चीजें बिगड़ जाए। अदरवाइज क्रिया तो वहां हो ही रही है कि ओजोन उन गर्मियों को, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट की किरणों को एब्जॉर्ब करने का काम करता जी, अल्ट्रावायलेट जी, तो उस अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है।
सूर्य की अतिरिक्त गर्मी को शोषित करने का, एब्जॉर्ब करने का क्रिया तो वो कर ही रहा है। यदि सर्वव्यापक आप कह रहे हैं, ब्रह्मांड को कह रहे हो, भगवान को कह रहे हो? हम जो सर्वव्यापक कह रहे हैं वो तो ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है ना, उस स्पेस को कह रहे हैं। अभी आपके भगवान और बाकी शब्दों पर आता हूँ। अभी तो हम एकदम सिंपल कह रहे हैं कि ये जो खाली स्थान के रूप में अलग अलग जगह पर ये फैला हुआ वस्तु दिखाई दे रहा है, जिसमें एक एक वस्तु का होना है, उसको हम व्यापक कह रहे हैं। ब्रह्मांड को सामान्य रूप से देखेंगे तो इकाइयों के समूह के रूप में पहचानते हैं। आजकल उसके लिए ज्यादा अच्छा टर्म गैलेक्सी है, आकाश गंगा है। विज्ञान में जो प्रयोग करते हैं तो आकाश गंगा या गैलेक्सी शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हम परंपरागत रूप से ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज के दिन जिसको आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं वो लगभग एक जैसी चीज अनुमान बनती है। अभी आते उस पर ये दो बात पकड़ में आई कि इकाई कहीं भी देखते हैं तो क्रिया दिखाई देती है। स्पेस को, व्यापक को जहां कहीं भी देखते हैं क्रिया नहीं दिखती। और दूसरी बात, इकाई छोटी हो चाहे बड़ी हो वो सीमित होती है, जबकि व्यापक की स्वयं में कोई सीमा नहीं है। सर्वत्र व्याप्त होने के आधार पर ही उसका व्यापक नाम देते हैं। अपनी कल्पना में भी फैला करके देखने जाएंगे तब भी ये बात समझ में आती है कि हम व्यापक की कोई सीमा अपनी कल्पना में भी नहीं पहचान पाते। तो अनंत हो गया जी, अनंत, देश में अनंत, स्थान के रूप में देश में अनंत। काल के साथ भी इसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं। क्रिया होता, गति होता, तरंग होता, दबाव होता, हलचल होता, कंपन होता तो उसमें बदलाव हो सकता है। गति नहीं है, दबाव नहीं है, तरंग नहीं है, कंपन नहीं है, वो स्वयं में कोई क्रिया है ही नहीं, इसलिए हर समय एक जैसा बना रहता है। तो देश के रूप में सर्वत्र दिखाई देता है, काल के रूप में, समय के रूप में हर समय एक जैसा बना रहता है। ये दोनों के साथ जो ये तीसरा शब्द प्रयोग किया हुआ है संपृक्तता। संपृक्तता का मतलब है कि किसी भी इकाई को देखेंगे ना, और व्यापक जो सब जगह फैला हुआ है उसको जब इस इकाई के सापेक्ष में देखेंगे तो व्यापक वस्तु इस इकाई के अंदर भी है, व्यापक वस्तु इस इकाई की बाउंड्री पर भी है, और व्यापक वस्तु इस इकाई के बाहर भी है। अगर सर्वत्र फैला हुआ व्यापक वस्तु है और वहां मैं खड़ा हूं, ये शरीर खड़ा है, तो शरीर के अंदर भी व्यापक वस्तु है, शरीर की सीमा पर भी व्यापक वस्तु है, और शरीर के बाहर भी व्यापक वस्तु का होना है। ये तीनों जगहों पर जो व्यापक वस्तु का होना है और उसमें जो एक एक इकाई है, वो तीनों जगहों पर होने को एक नाम दिया है संपृक्त। संपृक्त का मतलब होता है अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ होना। अविभाज्य रूप से इस तरह से जुड़ा होना कि व्यापक उसके बाहर भी है, उसके अंदर भी है, उसकी बाउंड्री पर भी है, सीमा पर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। उसमें रहते हुए इकाई कैसी दिखाई देती है उसको देखिएगा तो इकाई में कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई एक्टिविटी दिखाई देती है। इनफैक्ट किसी क्रिया का, किसी एक्टिविटी का होना ही ये बताता है कि इकाई ऊर्जा संपन्न है। इकाई में जो ऊर्जा दिखाई देती है वो ऊर्जा का मतलब यही है कि कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई एक्टिविटी उसमें दिखाई देती है, जिस आधार पर हम कह पाते हैं कि ये इकाई ऊर्जा संपन्न है। तो व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए, व्यापक में संपृक्त रहते हुए इकाई ऊर्जा संपन्न दिखाई देती है क्रिया होने के आधार पर। दूसरा, इकाई व्यवस्थित दिखाई देती है। जैसे छोटे से छोटे परमाणु को भी देखें, परमाणु स्वयं की व्यवस्था को बनाए रखता है। हम आप कोई परमाणु को व्यवस्थित करने नहीं जा रहे। अपने शरीर की प्राण कोशिका को भी देखेंगे तो शरीर की एक एक प्राण कोशिका अपने को व्यवस्थित रखती है। ऐसा नहीं है कि मिलियंस और बिलियंस प्राण कोशिका, जो अरबों और खरबों प्राण कोशिकाएं हैं,
कोई हम पकड़ पकड़ के इसको व्यवस्थित करने का काम नहीं करते। अगर हम इसको पकड़ पकड़ के व्यवस्थित करने का काम कर रहे होते ना, 10-20 रोज छूट जाते। अभी भी होता है, घर में रखे हुए 4 चीजों में 2 चीज हम भूल जाते हैं, अगले दिन कहाँ रखे, और 10 काम दिन भर में करना होता है, 2 काम शाम तक भूल जाते। हमारी परसों एक ऑनलाइन मीटिंग थी, हम वही भूल गए कि 8:30 बजे से मीटिंग, 9:10 से याद आया कि मीटिंग है। तो इकाई की व्यवस्था दिखाई देती है। इस पूरी धरती को भी देखेंगे तो धरती स्वयं में व्यवस्था है, न कि हम आप इसको व्यवस्थित किए हुए। चंद्रमा, सूरज, ये सब स्वयं में एक व्यवस्था है। पेड़ पौधे स्वयं में एक व्यवस्था है, एक व्यवस्थित जिम्मेदारी के तहत अपने में बने रहते। उसी के साथ ये भी दिखता है कि इकाई दूसरी इकाइयों के साथ अपने संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है, इस आधार पर अपने से बड़ी व्यवस्था या समग्र व्यवस्था में भागीदार है। जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ अपने संबंध को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं, तो अणु बनता है। एक अणु दूसरे अणु के साथ अपने संबंध को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं, तो अणुरचनाएं बनती हैं। और छोटी छोटी अणुरचना से लेकर के इस पूरी बड़ी धरती तक के बनने का डिजाइन यही है कि धरती जिन छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, ये सब एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। शरीर में भी देखने जाएंगे तो एक सेल, एक प्राण कोशिका दूसरी प्राण कोशिकाओं के साथ अपने संबंध को पहचानती है और निर्वाह करती है, तभी टिश्यूज बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ये टिश्यूज एक दूसरे के साथ अपने संबंध को पहचानते हैं, निर्वाह करते हैं, तभी और बड़े ऑर्गन्स, आंख, कान, नाक, हार्ट, लिवर, किडनी बन पाता है। एक हार्ट को देखें, लिवर को देखें, किडनी को देखें, लाखों की संख्या में टिश्यूज एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, तभी हार्ट काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है। ऐसे ही ये हार्ट, लिवर, किडनी सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, तभी ये पूरा शरीर बना हुआ है। अगर शरीर के अलग अलग अंगों के बीच सामंजस्य नहीं हो, संबंध को पहचानना, निर्वाह करना नहीं हो, तो शरीर चले ही नहीं। खाना तो हम मुंह से खाते हैं, वो धीरे धीरे उसकी जो ताकत है, उसकी जो ऊर्जा है, जो रस रसायन है, वो पूरे शरीर में सब जगह पहुंचने का काम हो जाता है पेट से बच करके, क्योंकि पूरा शरीर एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानता है, निर्वाह करता है। शरीर की अलग अलग रचनाएं, अलग अलग इकाइयां, अलग अलग अंग, अलग अलग कोशिकाएं एक दूसरे के साथ संबंध को पहचानने, निर्वाह करने का काम कर रही हैं, तभी बड़ी व्यवस्था के रूप में ये शरीर व्यवस्था बना रहा है। तो ये 3 चीजें किसी भी इकाई के संदर्भ में दिखाई देती है कि व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए इकाई ऊर्जा संपन्न दिखती है, इकाई व्यवस्थित दिखती है, स्वयं में व्यवस्था दिखती है, दूसरी इकाई के साथ संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है, इस आधार पर बड़ी व्यवस्था में, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। इकाई की जगह से देखेंगे तो ये 3 बात, उसका ऊर्जा संपन्न या क्रियाशील होना, उसका स्वयं में व्यवस्था होना, उसका दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को ठीक ठीक पहचान के निर्वाह करना, व्यवस्था में भागीदारी करना। ये तीनों को देखिएगा तो कहीं भी अस्तित्व में दिखता है। मानव में भी देखने जाइएगा तो मानव के शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हुई दिखाई देती। मानव का शरीर स्वयं में एक व्यवस्था के रूप में दिखता है और दूसरी इकाइयों के साथ हवा, पानी, मिट्टी, भोजन सब के साथ वो अपने संबंध को पहचानता है और निर्वाह करता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई हम भोजन पचाने नहीं जाते, हमारा रोल तो इतना ही होता है कि अनुकूल रस रसायन को पहचान के शरीर में डाल दें, उसके बाद का सारा काम अपना शरीर खुद करता है। अनुकूल रस रसायन देंगे तो स्वस्थ होगा, प्रतिकूल रस रसायन देंगे तो बीमार होगा। शरीर का वो पहचानना, निर्वाह करना बिल्कुल निश्चित रखना। स्वयं को भी देखेंगे, मैं को देखेंगे, जीवन को देखेंगे तो इच्छा के रूप में, विचार के रूप में, आशा के रूप में कोई न कोई क्रिया हमारे अंदर चलती रहती।
इन इच्छा विचार आशा की क्रियाएं जब तक समझ पूर्वक चलती हैं तो व्यवस्थित रहती हैं। समझ के अभाव में कुछ भी उल्टा पुल्टा इच्छा विचार आशा को हम चलाते हैं तो हम अपने में अव्यवस्थित होते हैं और उसी के फल के रूप में दुख दिखाई देता है, पीड़ा दिखाई देती है। तो दुख या पीड़ा इस बात का इंडिकेटर है कि हम अपने अंदर की क्रिया को समझ के आधार पर व्यवस्थित करके नहीं चला रहे। सुख इस बात का इंडिकेटर है, इस बात की पहचान है कि हमारे अंदर की क्रिया समझ पूर्वक व्यवस्थित है। तो हमारी इच्छा विचार आशा की जो क्रिया है, चित्रण की, विश्लेषण की, तुलन की, चयन आस्वादन की जो क्रिया है, वो समझ पूर्वक व्यवस्थित चल रही होती है तो उसके फल परिणाम में हम अपने अंदर सुख शांति का महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। जब भी ये क्रिया उस समझ के आधार पर नहीं चल रही होती है तो हम अपने अंदर दुख का, पीड़ा का, परेशानी का, तनाव का, अंतर्विरोध का, उलझन का एहसास करते हैं। तो मनुष्य में भी इतना नियंत्रण तो बना हुआ है कि जब भी वो अपने अंदर भाव, विचार, इच्छा को कहीं भी दिगाता है, सबसे पहले खुद दुखी होता है, खुद परेशान होता है। ये नियंत्रण आदमी में बना हुआ समझ पूर्वक वो इन क्रियाओं को व्यवस्थित कर ले, इतना काम करना बाकी। तो मनुष्य में देखेंगे ना, तो क्रिया की जगह पर नीचे की जो 5 क्रियाएं हैं, चित्रण, विश्लेषण, तुलन, चयन, आस्वादन, वो लगभग चल रही। कुछ और ऊपर की जो क्रियाएं हैं, समझ की, बोध की, उसको विस्तार करेंगे हम। उन क्रियाओं को हमको प्रयास पूर्वक सुनिश्चित करने की जरूरत है। उसी के लिए शिक्षा संस्कार चाहिए, समझदारी का कार्यक्रम चाहिए, ताकि बोध जैसी, अनुभव जैसी क्रियाएं भी हमने सुनिश्चित हो सके, जिसका अभी विस्तार करेंगे। तो आदमी में देखेंगे जीवन में कुछ क्रियाएं हैं, कुछ क्रियाओं को हमको प्रयास पूर्वक सुनिश्चित करने की जरूरत है। व्यवस्थित होने की जगह पर इतना नियंत्रण तो बना हुआ है कि उल्टा पुल्टा मनमानी कुछ भी करते हैं तो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। ठीक चलता है तो आराम में रहते हैं। इतना करना बाकी है कि ऊपर समझ वाली क्रिया इंश्योर हो जाए तो हमारी इच्छा विचार आशा, हमारा चित्रण, विश्लेषण, तुलन, चयन, आस्वादन समझ के आधार पर व्यवस्थित हो जाए। हमारी एक एक इच्छा समझ के आधार पे बन जाए, एक एक विचार समझ के आधार पे बन जाए, एक एक चयन आस्वादन हम समझ पूर्वक करने लगे, इतना काम बाकी है। इसी तरह से दूसरी इकाई को साथ संबंध को पहचानने, निर्वाह करने में हम जब तक स्वयं में व्यवस्थित रहते हैं, सुखी रहते हैं, आराम में रहते हैं, तब तक हम दूसरे के साथ भी व्यवस्था में ठीक भागीदारी कर पाते हैं, दूसरे को सुखी समृद्ध होने में सहयोग कर पाते हैं। अगर अपना ही व्यवस्थित होने वाला, अपना ही सुख में रहने वाला, अपना ही आराम में रहने वाला भाग गायब हो जाता है, हम यही दुखी और परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ भी हम दूसरे के दुख का, परेशानी का कारण बनने लगते हैं। तो इन तीनों जगहों पर कुछ काम है जो आदमी में हो रखा है, कुछ काम है जो हमको, आपको प्रयास पूर्वक, निर्णय पूर्वक करना है। तो आदमी के करने का काम इतना ही दिखाई देता है कि यहाँ जो अनुभव, बोध जैसी क्रियाएं बची हुई हैं उसको सुनिश्चित कर लें, उसके आधार पर अपनी इच्छा विचार आशा को व्यवस्थित करने का काम कर लें, उसके साथ दूसरे मनुष्य और बाकी प्रकृति के साथ जीते हुए खुद सुखी समृद्ध रहें, दूसरों की सुख समृद्धि में सहयोगी हो पाए। इतना समझने का, जीने का और अपने को व्यवस्थित करने का काम आदमी में बचा हुआ है। उसी के लिए सारा प्रयास है, उसी के लिए सारा पुरुषार्थ है। अस्तित्व में अगर करने के लिए कुछ काम बचा है तो इतना ही काम बचा है कि आदमी अपने में अनुभव, बोध, समझ जैसी क्रियाओं को सुनिश्चित कर ले, उसके आधार पर अपने चित्रण, विश्लेषण, तुलन, चयन, आस्वादन को व्यवस्थित कर ले, उसके आधार पर दूसरे मनुष्य और बाकी प्रकृति के साथ पूरक होने का काम शुरू कर दे। और पूरकता हमारी चाहना के रूप में पहले से है ही। तो इस अस्तित्व में सहअस्तित्व पूर्वक होने के आधार पर, एक दूसरे के लिए पूरक और सहयोगी होने के आधार पर
पूरकता की चाहना आदमी में है ही। समझ के साथ वो जितना व्यवस्थित होता है, जितना अपने में आराम में होता है, उतना दूसरे के साथ पूरकता निभा पाता है। जितना समझ गायब है, उसके कारण अपने में परेशानी में है, दुख में है, पीड़ा में है, तनाव में है, उतना दूसरे के दुख पीड़ा परेशानी का कारण बनता है। तो अस्तित्व में देखने जाएंगे तो व्यापक की जगह पर करने के लिए कोई काम नहीं। प्रकृति में दूसरी इकाइयों को भी करने का कोई काम नहीं है। उनको जैसा होना है वो है ही, वो क्रियाशील है ही, वो व्यवस्थित है ही, वो व्यवस्था में भागीदारी कर ही रहे हैं। मानव को भी देखेंगे तो शरीर क्रियाशील है ही, व्यवस्था में है ही, व्यवस्था में भागीदारी कर ही रहा है। जीवन में देखेंगे तो कुछ क्रियाएं हैं, इतनी व्यवस्था तो है कि उल्टा पुल्टा और मनमानी को सोचने से ही दुखी होना शुरू हो जाते हैं। और जब दूसरों के साथ भी हम ठीक निर्वाह नहीं करते हैं तो लौट करके फल परिणाम में दुखी हाथ लगता है। इतना नियंत्रण तो है, इतना करने की जरूरत है कि ऊपर समझ जैसी, अनुभव बोध जैसी क्रियाओं को सुनिश्चित कर लें। यहाँ उसके आधार पर अपने जीवन की बाकी इच्छा विचार आशा की क्रियाओं को व्यवस्थित कर लें और यहाँ दूसरी इकाइयों के साथ पूरकता का निर्वाह कर लें। इतना ही काम अस्तित्व में करने के लिए बचा हुआ है जो आदमी के रूप में हमको आपको करना है। बाकी सब काम पहले से हो ही रखा है, करने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट अस्तित्व में देखिएगा तो पदार्थ अवस्था हमसे पहले से, प्राण अवस्था हमसे पहले से, जीव अवस्था हमसे पहले से, शरीर भी हमारा पहले से है। शरीर को होने के लिए हमने कुछ नहीं किया, अपने स्वयं के होने के लिए भी हमने कुछ नहीं किया। अब हम हैं तब हम कुछ करने की बात कर रहे हैं। और आदमी का जो सारा अहंकार और अभिमान है ना, वो करने से शुरू होता है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। ये सारे अभिमान की जड़ है। जितना जितना ये दिखाई देता है ना कि करने का काम बाद में है, होना हमारा पहले है और प्राकृतिक रूप से होना है जिसके लिए हमने कुछ किया नहीं है। वो गिफ्ट है हमको स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में मिला हुआ कि हम हैं। ये शरीर भी स्वाभाविक रूप से हमको गिफ्ट के रूप में मिला है जिसको पैदा करने के लिए हमने तो कुछ नहीं किया। तो ये जितना हम देख पाते हैं ना, और उसके साथ ये भी देख पाते हैं कि करने की भी ये सीमा है कि उल्टा पुल्टा मनमानी को करने की सोच तो हम सकते हैं, सुखी नहीं हो सकते। उल्टा पुल्टा मनमानी को सोचने का काम तो हम कर सकते हैं कि अपमान कर लें, विरोध सोच लें, द्वेष सोच लें, घृणा सोच लें, ईर्ष्या सोच लें, नफरत सोच लें, सुखी नहीं हो सकते। इतना नियंत्रण तो है ही। और बाहर भी उल्टा पुल्टा मनमानी को करने जाएंगे, खुद दुखी रहेंगे, दूसरों को दुखी करेंगे, लौट के फल परिणाम में दुख मिलने वाला है। इतने की तो गारंटी है। एक बार इतने पे रुक जाता हूँ, जो प्रश्न हो उसको एक बार रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर जो आपके बाकी प्रश्न है उस पर आता हूँ। कमाल कर दिया आपने, तो कितने गहरे पहुंच गए हैं। बिल्कुल जड़ में जहाँ मेडिटेशन का एंड होता है वो सारा आपने एक्सप्लेन कर दिया, जो उसमें भी एंड कार्ड से मुझको नहीं पाते आप। वो तो है ही जी, लेकिन मैं बताऊं हमसे पहले के लोगों का किया हुआ काम है, इसलिए हम इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपके अनुभव में नहीं होता ना, आपके अनुभव में है। अनुभव में एक आर्गुमेंट में ना जाए, सवाल सीधा पूछेंगे तो हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। जैसे निर्वाह की बात आई जी, बड़ा पेड़ अपने नीचे छोटे पेड़ को नहीं होने देता। एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेड़ जो बरगद है जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ बुजुर्ग जब बड़े दिन तक रहने लगते हैं और बच्चों को कुछ नहीं करने देते ना, तो कहते हैं वट वृक्ष हो गया है, किसी को नहीं रहने देगा। लेकिन आप आंख खोल के देखिए, क्या ऐसा हो रहा है कि अस्तित्व में सिर्फ बरगद के पेड़ बचे हैं और बाकी सब खत्म हो गए? तो ये समझना जरूरी है कि वो सहअस्तित्व बना ही रहता है, वो पूरकता बनी ही रहती है। ऐसा नहीं होता है कि बरगद सब जगह फैल गया और बाकी खत्म हो गए। घोड़ा घास खा रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा है
कि घूम घूम के घोड़ा घास को खा दे रहा है और घास खत्म हो जा रहा है। ये सहअस्तित्व या पूरकता में हर किसी को एक रहने की जगह चाहिए, ये बात तो ठीक है। जहाँ आप खड़े हैं वहीं मैं भी खड़ा नहीं हो सकता हूँ, ये बात तो सच। लेकिन आपके खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह है, हमारे खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह है। तो अस्तित्व में बरगद के होने के लिए भी पर्याप्त जगह है, दूब के होने के लिए भी पर्याप्त जगह है, गन्ना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये सब के होने के लिए पर्याप्त जगह है। अभाव नहीं, अभाव नहीं। आदमी खतरे की घंटी बज चुकी है। जो पर्यावरण के लिए लड़ने वाले आज जेल में पड़े हैं वो वामचुक। बिल्कुल, तो खतरे की घंटी तो 70-80 साल से बज रही है। द क्लब ऑफ रोम्स रिपोर्ट के नाम से कभी गूगल सर्च करिएगा, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री सब आज से 70 साल पहले बैठ के डिस्कस करके एक किताब लिख गए हैं द क्लब ऑफ रोम्स रिपोर्ट के नाम से। इंटरेस्टिंग 2-3 कंक्लूजन है। कहते आदमी जाति खत्म होगी तो उसका एक कारण हो सकता है पर्यावरण का संकट, उसका दूसरा कारण हो सकता है आदमी का एक दूसरे के साथ लड़ना, तीसरा कारण हो सकता है आदमी का अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन और परेशानी, जिसमें हर आदमी तनाव में ग्रस्त हो जाए। तो आप जिस पर्यावरण संकट की बात कर रहे हैं कोई आज पैदा नहीं हुआ है, पैदा तो लंबे समय से हो रहा है और पैदा भी कोई और नहीं कर रहा है, हम ही आप कर रहे हैं। हम सबको ऐसा लगता है जैसे हम तो हिस्सा नहीं दे रहे हैं, हिस्सा दूसरों का। हमको पहचानना पड़ेगा कि ये दूसरे कोई नहीं है, हम आप भी। दूसरे थोड़े अधिक दे रहे होंगे, थोड़े कम दे रहे होंगे, बट हमारी आपकी भी उसमें भागीदारी है। और हम आप अगर उसको ठीक करने की जगह से शुरू करें, कुछ काम तो ठीक कर ही सकते हैं। मुद्दा ये है कि जो हमारे हाथ में है वो हम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो हम कर रहे हैं ना, तब हम दूसरों को भी कह सकते हैं कि उसके हाथ में क्या है जो उसको करने की जरूरत है। अपने हाथ वाला भाग हम नहीं करें, बाजार में गुटखा उपलब्ध है, हम खरीद के खा रहे हैं, तो ये बात करने का बहुत राइट नहीं है कि गुटखा बनाना बंद करें तो उसके साथ बनाने बंद होने का काम आधा तो अपने आप हो जाता है, बचा कुचा करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे। लेकिन जब तक हम खा रहे हैं तब तक कौन रोक सकता है उसको बनने बनाने से? और भी लगेंगे, हम तो उसके फलने फूलने में कॉपरेट कर रहे हैं। जी, ये जो व्यापक स्थान इसको खाली स्थान कहते हैं। खाली स्थान नाम के लिए कहा है, चूंकि तो क्रियाशील है वो, यहाँ क्रियाशील लिखा, उससे ऊर्जा से तो ऊर्जित है। वही तो क्रिया वहां पर नहीं दिखाई देती है किसी रूप में। गति, तरंग, दबाव, हलचल, ये कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये 3 स्टेटमेंट जो इकाई की तरफ से दिया ना, इकाई और व्यापक का ऐसा सहअस्तित्व, उस सहअस्तित्व को जब इकाई की तरफ से देखते हैं तो ये 3 बात कही हमने। इकाई क्रिया है, इकाई व्यवस्थित है, इकाई समग्र व्यवस्था में भागीदार है। ये 3 स्टेटमेंट हमने दिया, वो व्यापक और इकाई के सहअस्तित्व को इकाई की तरफ से देख के। अगर व्यापक की तरफ से देख के स्टेटमेंट देने जाएंगे ना, तो ये दिखता है कि इकाई और व्यापक के सहअस्तित्व होते हुए एक इकाई अगर दूसरी इकाई के साथ संबंध को पहचानने निर्वाह करने का काम कर रही है, तो उस बीच में जो व्यापक वस्तु है वो दोनों काम कर रहा है। हमारे आपके जुड़े होने का भी आधार है और पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। अगर ये व्यापक जो हमारे आपके बीच उपलब्ध है वो पारदर्शी नहीं होता तो हमारा आपका पहचानने का, देखने का काम नहीं होता। अगर धरती और सूरज इतने दूर तक स्थित होकर के एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रही है और निर्वाह कर रही है। धरती अपने कक्ष में एक निश्चित व्यवस्था है, सूरज के साथ एक निश्चित परिपथ में व्यवस्था को बनाए हुए है। कोई धरती हम अपने सिर पे लेके नहीं घुमा रहे हैं। आदमी जाति न धरती को व्यवस्थित करके रखा है, न अपने सिर पे लेके सूरज के चारों ओर घुमा रहा है। तो ये दिखता है कि धरती और सूरज अगर एक दूसरे के साथ संबंध को पहचान रहे हैं और निर्वाह कर रहे हैं, तो उसी एक व्यापक में संपृक्त होने के कारण, उसी एक व्यापक में होने के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ही। ये ऐसा ही है जैसे एक तालाब में रहने वाली अलग अलग मछलियां, कछुए, कीड़े मकोड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ही। दिखाई दे उनको चाहे ना दे,
पानी एक ही है जो उन सबको जोड़ करके रखे हुए हैं। वो अभी थोड़ा आँख खोल के देखने जाते हैं तो दिखता है कि ये आसमान का बादल और समुद्र का पानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि वही साइकिल में घूम घूम करके आ रहा है जी, वही घूम घूम के आ रहा है। इनमें जो धरती का भी पानी हम प्रयोग कर रहे हैं ये कोई अलग थलग नहीं है, ये उस बादल से और उस समुद्र से दोनों से जुड़ा हुआ चक्र में है। जितना जितना हम इस बात को देखते हैं उतना उतना दिखाई देता है कि उसी एक व्यापक में होने के आधार पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ही। ये पूरा अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ही। ये पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में एक अखंड वास्तविकता है, एक इंटीग्रेटेड रियलिटी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक समग्र वास्तविकता है, न कि टुकड़े टुकड़े में अलग थलग कटा हुआ इकाई है। ये पूरे अस्तित्व में कोई इकाई ऐसी नहीं दिखती है जो दूसरों से कटी हुई अलग थलग पड़ी हुई, बल्कि हर इकाई एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। ये पूरा सोलर सिस्टम कोई ब्रह्मांड में अलग थलग नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा है। ये पूरी धरती कोई सोलर सिस्टम से अलग नहीं है, उसका एक हिस्सा है, और उसमें से सोलर सिस्टम की बाकी सब इकाइयों के साथ संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है, तभी अपने परिपथ में बनी हुई। इस धरती पर भी जो चारों अवस्थाएं हैं ये कोई एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, बल्कि जुड़े हुए ही। आदमी भी कोई इनसे अलग थलग नहीं है, बल्कि जुड़ा हुआ ही है। उस जुड़ाव को जितना आदमी नहीं देखता है, नहीं समझ पाता है, अपना आंख मूंद लेता है, उस पे पट्टी बंधी हुई है, तो लगता है कि हम अलग थलग हैं। और जितना अलग थलग अपने को देखते हैं उतना अधिक अहंकार है, उतना अधिक अभिमान है। जितना पूरे के एक हिस्से के रूप में अपने को देखते हैं उतना अहंकार और अभिमान खत्म होता है। तो इस जगह से जब इकाई को देखते हैं ना, तो इकाई संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है। इस जगह से जब व्यापक को देखते हैं तो व्यापक इस संबंध का आधार है, व्यापक इस जुड़ाव का आधार है, और व्यापक पारदर्शी, उसके आर पार देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ऐसे ही इकाई स्वयं में व्यवस्था है। उस जगह पे देखिएगा तो अस्तित्व में व्यवस्था उपलब्ध है, नियंत्रण उपलब्ध है। व्यापक स्वयं व्यवस्था स्वरूप है या नियंत्रण स्वरूप है, ये बात दिखाई देती है कि यहाँ नियंत्रण उपलब्ध है, इकाई नियंत्रित है या व्यवस्थित है। व्यापक देखिएगा तो व्यवस्था स्वरूप है या व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ देखिएगा तो इकाई संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है। व्यापक संबंध का आधार है, जुड़ाव का आधार है और पारदर्शी। यहाँ जब देखते हैं कि इकाई ऊर्जा संपन्न है या क्रिया है, इस भाषा में देखते हैं तो दिखता है कि व्यापक सिर्फ पारदर्शी है ऐसा नहीं है, जहाँ इकाई है वहाँ भी व्यापक वस्तु है। इस रूप में व्यापक पारगामी भी है और इस ऊर्जा संपन्नता का आधार, ऊर्जा संपन्नता का आधार होने के कारण उसको ऊर्जा या ऊर्जा स्वरूप नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। पर व्यापक को जब ऊर्जा कहने जाते हैं तो उसको समान रूप से उपलब्ध ऊर्जा के रूप में पहचानते हैं, ना कि किसी क्रिया के रूप में पहचानते हैं। समान रूप से उपलब्ध ऊर्जा का मतलब उसी व्यापक में रहते हुए पदार्थ अवस्था कंपन कर पाती है, क्रिया कर पाती है। प्राण अवस्था इस कंपन करने के साथ साथ श्वसन प्रश्वसन का भी काम कर पाती है। जीवावस्था में लौट के आते हैं तो उस कंपन और श्वसन प्रश्वसन के साथ साथ उसके मय में चयन आस्वादन की भी क्रिया हो पाती है। मानने के आधार पर शरीर के लिए अनुकूल रस रसायन को चयन करने का और उसके स्वाद से सुखी दुखी होने का काम भी वहां दिखाई देता है। मानव में जब आगे बढ़ के देखते हैं तो ऊर्जा संपन्नता का स्वरूप शरीर में तो वैसे ही दिखता है, कंपन के रूप में, श्वसन प्रश्वसन के रूप में। मय में देखने जाइएगा तो चित्रण के रूप में, विश्लेषण के रूप में, तुलन के रूप में, आस्वादन के रूप में, चयन के रूप में दिखता है, और आगे अभी बात करेंगे बोध अनुभव जैसी क्रियाओं के रूप में भी दिखता है। तो यहाँ से जब नाम देने
जाएंगे तो व्यापक ऊर्जा स्वरूप है या समान रूप से उपलब्ध ऊर्जा है या साम्य ऊर्जा है। गति ऊर्जा नहीं है, वो स्थिति ऊर्जा है। अगर यहाँ से व्यापक को नाम दीजिएगा ना तो स्थिति रूप में ऊर्जा है, गति रूप में नहीं है। इसलिए क्रिया नहीं है वहाँ, तरंग नहीं है वहाँ, दबाव नहीं है वहाँ, हलचल नहीं है वहाँ, मूवमेंट नहीं है वहाँ। उस क्रिया इकाई में दिखाई देती है। व्यापक उस क्रिया का आधार है। इकाई ऊर्जा संपन्न दिखाई देती है, व्यापक को उस ऊर्जा संपन्नता के आधार के रूप में साम्य ऊर्जा या ऊर्जा नाम देते हैं। इकाई व्यवस्थित व्यवस्था या नियंत्रण उपलब्ध है अस्तित्व में निश्चित नियम के रूप में। अस्तित्व में हर इकाई जो व्यवस्था में चल रही है उसके पीछे कोई ना कोई नियम काम करता है। अगर बॉल यहाँ से गिरी और नीचे आ गई, एक नियम है जो उसके पीछे काम कर रहा है। बॉल नहीं गिर रही है जब, तब भी वो नियम बना हुआ है। बॉल गिर रही है जब, तब भी वो नियम बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बॉल के गिरने से नियम पैदा हो रहा है और बॉल के गिरने के बाद खत्म हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि न्यूटन के ढूंढने के पहले गुरुत्वाकर्षण नियम नहीं था, न्यूटन के ढूंढने के बाद पैदा हो गया। वो नियम पहले भी था, नियम आज भी है, नियम आगे भी है। बॉल गिर रही है तब बाद नियम है, बॉल नहीं गिर रही है तब भी नियम है। गिरने के पहले भी नियम है, गिरने के बाद भी नियम है। तो यहाँ से जब देखते हैं ना तो इकाई के नियंत्रित और व्यवस्थित होने के मूल में व्यापक नियम स्वरूप समझ में आता है। नियम स्वरूप समझ में आता है कि नियम पहले से बना हुआ है। नियम होने के आधार पर इकाई में व्यवस्था है। इकाई में व्यवस्था होने का आधार नियम है। क्या लगता है, नियम मूल में है कि इकाई व्यवस्थित होना मूल में है? तो ये समझना जरूरी है कि नियम के आधार पर इकाई नियंत्रित या व्यवस्थित है। व्यापक के आधार होने के आधार पर, ऊर्जा होने के आधार पर इकाई ऊर्जा संपन्न है या पारगामी होने के आधार पर इकाई ऊर्जा संपन्न है। और यहाँ पर देखेंगे तो व्यापक के पारदर्शी होने के आधार पर, संबंध का आधार होने के आधार पर इकाई एक दूसरे से संबंधित है ही, हमारा जुड़ाव एक दूसरे से बना हुआ है ही। तो इकाई की तरफ से है सहअस्तित्व। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब इकाई और व्यापक एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब इकाई और व्यापक एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इनका सहअस्तित्व हमेशा बना हुआ है। इकाई की जगह से देखेंगे तो इकाई क्रिया है, ऊर्जा संपन्न है, व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था में भागीदार। व्यापक की जगह से देखेंगे तो व्यापक इस ऊर्जा का आधार है, पारगामी है। नियंत्रित या व्यवस्थित होने की जगह पर व्यापक में नियंत्रण उपलब्ध है या व्यापक नियम स्वरूप है। वो नियम है जिसके आधार पर इकाई नियंत्रित है, व्यवस्थित। और यहाँ देखेंगे तो व्यापक संबंध का आधार है, पारदर्शी है, हमारे परस्पर जुड़ाव का आधार है और उसके आर पार देखे जाने, पहचाने जाने की क्षमता के कारण इकाई एक दूसरे को पहचान पाती है, संबंध का निर्वाह करता है। पीछे कोई और प्रश्न था कि नहीं था तो वो ले लें, फिर आपके प्रश्न पर आते हैं। कोई और तो बात नहीं ना, यही पूछ रहे थे। ये प्रकृति में इकाई है, ये पेन इकाई है जी, और इस इकाई में साम्यक ऊर्जा आपने बताया। आप पहले कंटिन्यू करिए। हाँ जी, साम्यक ऊर्जा है। और मैं को पहचानने के लिए इच्छा विचार चित्रण जो करते हैं उसको पहचान लेते हैं कि मैं उससे ऊर्जित है। इकाई ऊर्जित कैसे पहचाने की ये इकाई ऊर्जित है? ये तो बहुत अच्छा काम है आज के दिन। ये इकाई में क्रिया हो रही है कि नहीं, कुर्सी, टेबल, पेन, पेंसिल, किसी को देखिए थोड़े समय के बाद वो ऐसा ही बना रहता है कि बदल जाता है। बदल जाता 10 साल छोड़ दीजिए, 20 साल छोड़ दीजिए, जो धीरे बदलने वाली चीज हो ना, 10 साल में बदलाव देख सकते हैं। निश्चित समय के बाद बदल जाती है। क्या लगता है वो निश्चित समय के बाद एकाएक बदल जाता है या थोड़ा थोड़ा बदलने का काम रोज हो रहा है? कोई नियम है जो कर रहा है। तो उससे ये समझ में आता है कि कुर्सी अगर 20 साल बाद टूटी हुई मिलती है तो कोई 20 साल बाद एक दिन में नहीं टूटती है, तो रोज उसके थोड़ा थोड़ा टूटने का काम हो रहा है।
रोज में भी देखिएगा तो हर क्षण उसके थोड़ा थोड़ा बदलने का काम हो रहा है, तब तो एक दिन पूरा बदला हुआ मिलता है। ये जो बच्चा बड़ा हो जाता है, ये एक दिन में बड़ा होता है कि रोज थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है? ये रोज भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है कि हर क्षण ही बड़ा होने का काम हो रहा है? तो ये दिखता है कि कोई क्षण ऐसा नहीं है जिसमें इसमें से किसी भी इकाई में बदलाव नहीं हो रहा, होना ही है। और आज के दिन विज्ञान ने तो बहुत मदद कर दिया है कि आप प्राण कोशिकाओं में तो माइक्रोस्कोप की मदद से एक्टिविटी देख सकते हैं, अणुओं में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, परमाणुओं में भी कैलकुलेशन करके तो विज्ञान ने बहुत दिखा दिया है कि उनके अंशों में कितनी गति होती है, कितना तरंग होता है, कितना दबाव है, ये तो कर दिया है। पर सामान्य कॉमन सेंस से भी देखने जाएंगे तो ये समझ में आता है कि कोई चीज अगर बदल जाती है, इसका मतलब उसमें बदलाव के रूप में कोई क्रिया तो हो रही है। और ये भी समझ में आता है कि वो बदलाव कोई एक क्षण में नहीं होता है कि अचानक से एक दिन हो गया, धीरे धीरे ही पूरा बदलाव हो रहा है, क्योंकि कोई क्षण ऐसा नहीं है जो बदलाव नहीं घटित हो। जी दीदी सॉरी। को जब देखने जाते हैं तो जड़ प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण जैसे नियम या व्यवस्थित होने के और नियमों के रूप में दिखाई देता है, जिस नियम से इकाई व्यवस्थित है। मानव में जब देखने जाते हैं ना, तो मानव जिन नियमों के आधार पर व्यवस्थित होता है उसको न्याय कहते हैं, उसको न्याय कहते हैं। तो उसको हम न्यायपूर्वक जीना कहते हैं, अन्यथा जीने को अन्यायपूर्वक जीना कहते हैं। तो मानव की जगह पर, जो जड़ प्रकृति की जगह पर, पेड़ पौधे पदार्थ अवस्था की जगह पर जो नियम के रूप में व्यवस्थित होने का स्वरूप दिखता था, मानव में जब देखते हैं तो मानव न्यायपूर्वक व्यवस्थित होता है। जैसा पदार्थ अवस्था या जड़ प्रकृति नियम पूर्वक व्यवस्थित दिखाई देती थी, मानव यहाँ न्यायपूर्वक व्यवस्थित होता है। इसलिए मानव के लिए पहला मूल मुद्दा न्याय को समझना और न्यायपूर्वक जीना है। ये संबंध है ही, इसको थोड़ा आता हूँ पहले से कह रहा हूँ, इसको पूरा कर देता हूँ फिर आऊंगा। कि ये दिखता है कि जैसा जड़ प्रकृति एक दूसरे के साथ निश्चित नियमों के आधार पर जुड़ी हुई है और व्यवस्थित है, ऐसा मानव मानव संबंध में उस जुड़ाव को न्याय के रूप में पहचानते हैं। मानव न्याय पूर्वक जीता है तो मानव समाज या मानव जाति व्यवस्थित होती है, अन्याय पूर्वक जीता है तो अव्यवस्थित होती है। तो मानव की जगह पर व्यवस्था न्याय पूर्वक है। जड़ प्रकृति में, पदार्थ अवस्था में, प्राण अवस्था में वो नियम पूर्वक है, यहाँ पर देखिएगा तो न्याय पूर्वक है। उसी न्याय को हमने प्रेम पूर्वक जीने के रूप में पहचाना था, और उसी प्रेम को फैला करके विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, इन सभी नामों से देखा, क्योंकि वो मूलतः प्रेम का विस्तार है, परस्पर पूरकता की मानसिकता के साथ जुड़े होने का विस्तार। उसी को जब पूरी प्रकृति की जगह पर देखते हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, मानव, इन चारों अवस्थाओं की जो परस्पर पूरकता है, एक दूसरे के साथ व्यवस्थित होकर के जीने का डिजाइन है, और उसका जो अंतर संबंध का निश्चित नियम है, उसको इस दर्शन में धर्म के नाम से पहचाना गया। तो जो पीछे धर्म या धारणा शब्द का बात किए थे, यहाँ कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म के रूप में धर्म को नहीं देखा जा रहा। धर्म का मतलब है उसके व्यवस्थित होने का स्वरूप क्या है। तो जब एक एक अवस्था में हमने देखा तो पदार्थ अवस्था के धर्म को बने रहने के रूप में पहचाना, प्राण अवस्था के धर्म को बने रहने के साथ साथ पुष्ट होने के रूप में, ग्रो होने के रूप में, नर्चर होने के रूप में देखा। जीवावस्था में शरीर में अस्तित्व और पुष्टि के साथ साथ मैं में जो जीने की आशा बनी ही रहती है, उसको धर्म के रूप में देखा। और मानव में जब देखने जाते हैं तो शरीर में अस्तित्व और पुष्टि के साथ साथ ये जो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा बनी रहती है, उसको धर्म के रूप में देखा है। और वो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा ज्ञान से पूरी होती है, समाधान से पूरी होती है, समझदारी से पूरी होती है, इसलिए समाधान को मानव धर्म के रूप में पहचाना। तो एक एक अवस्था में जब धर्म को देखते हैं ऐसा दिखता है।
चारों अवस्था को मिला करके जो उसकी परस्पर पूरकता का चार्ट हम लोग देख रहे थे, उन चारों अवस्थाओं की परस्पर पूरकता को भी धर्म के रूप में पहचाना है। तो एक एक अवस्था में देखिएगा तो वो अलग अलग धर्म के रूप में दिखाई देता है, बट वो अलग अलग धर्म में जो दिखाई दे रहा है उसका कुल मतलब है पूरी प्रकृति का व्यवस्था होना, एक दूसरे के साथ व्यवस्था में जुड़ा हुआ होना। तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था की जगह पर वो नियम से व्यवस्थित, मानव न्याय पूर्वक व्यवस्थित है। और पूरी प्रकृति को देखेंगे तो वो धर्म पूर्वक व्यवस्थित है, धर्म उसकी व्यवस्था का आधार है। और पूरे अस्तित्व को देखिएगा तो ये पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, व्यापक में संपृक्त प्रकृति के साथ है, और ये सहअस्तित्व इस पूरे अस्तित्व की व्यवस्था का आधार है। इसी सहअस्तित्व को इस दर्शन में परम सत्य के रूप में या व्यापक को सत्य के रूप में भी नाम दिया है। तो यहाँ से देखते हैं ना, इकाई के व्यवस्थित होने की जगह से जब देखते हैं तो जड़ प्रकृति या पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था में व्यवस्थित होने का आधार नियम है, मानव के व्यवस्थित होने का आधार न्याय है, पूरी प्रकृति के व्यवस्थित होने का आधार धर्म है, और इस पूरे अस्तित्व के व्यवस्थित होने का आधार ये परम सत्य या सत्य है। इस रूप में मानव के लिए एक मूल काम बनता है नियम को समझना, नियम पूर्वक जीना, न्याय को समझना, न्याय पूर्वक जीना, धर्म को समझना, धर्म पूर्वक जीना, सत्य को समझना, सत्य पूर्वक जीना, ये मानव के लिए करने का काम बचता है। और नियम, न्याय, धर्म और सत्य समझने की मूल वस्तु के रूप में समझ में आता है, क्योंकि एक एक घटना को हम भले नहीं समझ पाए। यहाँ मैं हाथ से पॉइंटर गिरा रहा हूँ, वहाँ सेब गिरता है, तीसरी जगह बॉल गिरता है, घटना अलग अलग होने के बावजूद भी गुरुत्वाकर्षण का नियम एक है। इसलिए उस एक नियम को पकड़ के इन सारी घटनाओं को पहचाना जा सकता है, समझा जा सकता है। कल की घटना को भी, आज की घटना को भी, और आगे की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है कि आप ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। तो जड़ प्रकृति की जगह पर नियम को समझ के, मानव की जगह पर न्याय को समझ के, पूरी प्रकृति की जगह पर धर्म को समझ के, और पूरे अस्तित्व की जगह पर इस सत्य या परम सत्य को समझ के हम सुकून के साथ, सुख शांति संतोष आनंद के साथ जी सकते हैं, दूसरों को भी ऐसा जीने में सहयोग कर सकते हैं। और ये सारा करने का काम आदमी का है, न कि ईंट पत्थर पेड़ पौधे पशु पक्षी। दुर्भाग्य यह है कि आज के दिन आदमी पशु पक्षियों की वंश और वैरायटी को ठीक करने का काम कर रहा है। जैसा जाति लगी हुई है ना दूसरों को ठीक करने में, वैसा ही मानव के रूप में भी हमको अपने ठीक करने पर ध्यान जाने के बदले ये 800 करोड़ लोगों को ठीक करने पर ध्यान जाता है। हमको ये पकड़ना जरूरी है कि अस्तित्व में होने का एक ही काम, करने का एक ही काम बच गया है कि हम स्वयं को व्यवस्थित करें, दूसरों के साथ व्यवस्था पूर्वक जिए, नियम, न्याय, धर्म, सत्य को समझें, उस आधार पर स्वयं व्यवस्थित होकर जिए, दूसरों के साथ व्यवस्था में भागीदारी करें। करने का काम इतना ही, और उस काम को भी करना चाहते हैं तो खुद में करना पहले जरूरी है, फिर दूसरों को सहयोग करने की बात हो सकती है। हम दिल्ली पहुंचे नहीं और दूसरों को दिल्ली पहुंचा देंगे, दादागिरी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। उसमें प्रयास कितना भी करिए, असफलता हाथ में लगने की गारंटी, क्योंकि अस्तित्व में जो नियम नहीं है वो नियम के खिलाफ कितना भी मनमानी करने का कोशिश कर लीजिए, पूरी जिंदगी में हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर प्राण अवस्था का नियम यही है कि वो बड़ा होगा, पैदा होगा, बड़ा होगा, बुरा होगा, मरेगा, हम आप पूरी ताकत लगा के 100 क्रीम सुबह शाम ले लें कि 200 मल्टीविटामिन की टैबलेट खा लें, एक निश्चित उम्र के बाद मरने की गारंटी है, ये समझना जरूरी है। आपके प्रश्न पर आता हूँ जी। उसका मतलब यही है, व्यापक नियम स्वरूप है, व्यापक नियम स्वरूप है, व्यापक न्याय स्वरूप है, व्यापक धर्म स्वरूप है, व्यापक सत्य स्वरूप है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इकाई नियम से व्यवस्थित, इकाई न्याय से व्यवस्थित, इकाई धर्म से व्यवस्थित, इकाई सत्य से व्यवस्थित। इतना बात कह रहे हैं, और से भी नहीं कहना चाहिए, मैं कहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि
नियम और इकाई कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती। इकाई के बिना नियम का पता नहीं चल सकता। नियम की गवाही देने वाला कभी भी इकाई, चाहे वो गिरता हुआ बॉल हो, चाहे गिरता हुआ पॉइंटर हो, इसी में से किसी न किसी का अध्ययन करने से नियम का पता चलता है। तो नियम और इकाई जो अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, उसके लिए से का प्रयोग करने के बदले में का प्रयोग करना ज्यादा ठीक है कि इकाई नियम में नियंत्रित है, न्याय में नियंत्रित है, न्याय में व्यवस्थित है, मानव न्याय में व्यवस्थित है या न्याय पूर्वक व्यवस्थित है। से कहने से कई बार ऐसा सेंस जाता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग नहीं है, ये बात पर बस ध्यान दिला रहे कि इन दोनों का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, वो कभी अलग होने की संभावना ही नहीं है। मैं बता देता हूँ ना, व्यवस्था है तो व्यवस्था मतलब कि जब हम व्यापक को जो खोल करके कहे वही व्यवस्था वही मतलब वही धर्म जी वही नियम है, वही न्याय है, वही धर्म है, वही सत्य है। अनुभव दर्शन पढ़ेंगे न कभी तो उस पर विस्तार कर लेंगे। अभी तो परिचय शिविर में हमारी एक सीमा है, मैंने उस सीमा से बहुत ज्यादा ही उसको बोलने का काम कर दिया है। आपको कुछ समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। आप श्याम जी पता कहाँ की बात कर रहे हैं? सबको बुद्ध पुरुष बनाने की बात कर रहे हैं। बात करने की है कि सब बुद्धत्व में आ जाए और वो तो एनलाइटन हो जाएंगे सारे। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मनन करने की चीज होती है, जो ध्यान देने की चीज होती है, जो बार बार पलट के देखने की चीज होती है, जो बार बार सवाल पूछने की चीज नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर आप सोचना शुरू करेंगे ना, देखना शुरू करेंगे, अपने में महसूस करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। जैसे जैसे आप चीजों की गहराई को बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे पूछने से उत्तर नहीं मिलता है, वैसे वैसे आपको देखने से, आपको महसूस करने से ही उत्तर मिलेगा। मैं स्नेह को कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, जब तक आपको अपने जीवन में स्नेह का स्वाद नहीं मिलेगा, ये सब स्नेह आपके लिए भाषा है। मैं सम्मान को कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, जब तक आपको अपने जीवन में सम्मान महसूस नहीं होगा, वो घटना नहीं घटेगी, तब तक आप सम्मान को महसूस नहीं कर सकते। मेरे अंदर लाख सम्मान का भाव हो, स्नेह का भाव हो, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, मैं उसको समझ सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। आप अगर सम्मान को ठीक ठीक समझना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं, तो अपने में सम्मान के भाव को स्थापित करना ही एकमात्र उपाय है। ऐसे ही एक लेवल के बाद जब व्यापक से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछने जाते हैं, तो एक लेवल के बाद उसको एक्सपीरियंस करने की जगह पर ही पहुंचना पड़ता है कि उसका तात्पर्य क्या है। एक दो बात और मैं कर देता हूँ। पीछे से प्रश्न था ईश्वर के संदर्भ में, तो इस दर्शन की दृष्टि से देखेंगे ना, दो चीज को हम लोग अलग अलग करके देखते हैं, एक ईश्वर और एक देवी। तो मानव को जितना जितना हम लोगों ने मैं या जीवन और शरीर इन दोनों के अस्तित्व के रूप में देखा था, इसको आएंगे अभी हम विस्तार से, लेकिन हम चार्ट अभी सामने खोल दे रहे हैं कि मानव को जो जीवन और शरीर इन दोनों के अस्तित्व के रूप में हमने देखा था, उसमें ये समझ में आता है कि जो जीवन है या मैं है, इसकी क्रियाएं निरंतर बनी रहती है, इसकी आवश्यकताएं निरंतर है, इसका पूरा होने का भी जो कार्यक्रम है वो मैं में ही है, बाहर शरीर पर इसकी कोई निर्भरता नहीं। जितना जितना ये बात समझ में आ, शरीर के होने पर निर्भर नहीं, उतना उतना ये समझ में आता है कि शरीर के होने के साथ भी, शरीर के होने के बाद भी मैं के होने की संभावना है, और वो स्वयं का जीवन का बना रहना हो सकता है। तो ऐसे जीवन जिन्होंने अपनी जिंदगी में सही को समझने का, सही जीने का काम किए हैं, उनको हम देवी देवता के रूप में पहचानते हैं। देवी कहने का मतलब है स्त्री शरीर को चलाने का काम किया है, देवता कहने का मतलब है पुरुष शरीर को चलाने का काम किया। तो पुरुष शरीर को चलाते हुए जिन्होंने इस समझदारी को अपने में सुनिश्चित करने का और जीने का काम किया है, उनको हम देवता कह रहे हैं। स्त्री शरीर के रूप में जिन्होंने अपने शरीर को चलाने का काम किया है, अपने में समझ को सुनिश्चित करके, उनको देवी के रूप में कह रहे हैं। तो यहाँ देवी देवता और ईश्वर को अलग देख रहे हैं।
देवी देवता यहाँ की दृष्टि में देखिएगा तो इकाई है, ऐसे जीवन हैं जिन्होंने सही समझने का, सही जीने का काम किया है। तो यहाँ की दृष्टि में देखिएगा तो देवी देवता इस प्रकृति का हिस्सा है। जैसा मानव इस प्रकृति का हिस्सा है, वैसा ही मानव जो मैं और शरीर या जीवन और शरीर के अस्तित्व के रूप में है, तो देवी देवता यहाँ जीवन की जगह है। ईश्वर नाम यहाँ व्यापक को दिया है क्योंकि प्रकृति को ऐश्वर्य के रूप में पहचाना है। ये जो सारा ऐश्वर्य है, वैभव है, संपदा है, वो प्रकृति के अलावा अपनी कल्पना में हम कुछ भी बना लें, बट अस्तित्व में देखने जाइएगा तो यही चार अवस्था के रूप में धन दिखाई देता है, संपदा दिखाई देती है, वैभव दिखाई देता है, ऐश्वर्य दिखाई देता है। बल्कि पुराने जमाने का सिस्टम ज्यादा अच्छा था कई मामलों में कि कम से कम धन गिनते थे तो गाय कितना है, गधा कितना है, बकरी कितना है, वो गिनते थे। कम से कम वस्तु तो थी। आज के दिन बैंक बैलेंस का जीरो गिनते हैं, कुछ नहीं पता चलता जी क्या है हाथ में। तृप्ति पैसे से नहीं हो सकती। जीरो एक बढ़ाने में ना 1 करोड़ को 10 करोड़ करने में पूरी जिंदगी लग सकती है, लेकिन एक जीरो बढ़ने से तृप्ति कुछ नहीं होने वाली जिंदगी। तृप्ति वस्तु से होती है। तो दिखता है कि प्रकृति के रूप में ये सारा ऐश्वर्य उपलब्ध है, सारा वैभव उपलब्ध है, और ये ऐश्वर्य जिसमें स्थित है उसको ईश्वर नाम दे। तो ईश्वर नाम देने का आधार ये है कि ये ऐश्वर्य जिसमें है, जिस व्यापक में ये प्रकृति संपृक्त है, समाहित है, उस व्यापक को ईश्वर नाम दे रहे क्योंकि प्रकृति को ऐश्वर्य के रूप में पहचान रहे हैं। ये ऐश्वर्य जिसमें है उसको ईश्वर के रूप में पहचान। तो जो आप कह रहे थे उस प्रश्न को मैंने रोक रखा था तब से कि एक बार थोड़ा बेसिक कुछ कर लूं फिर उसको कर देता हूँ। आपके प्रश्न पूछने के पहले माता जी का एक प्रश्न था यहाँ पर कि संबंध है ही, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि इस पूरे सौर मंडल को देखिएगा ना, तो ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, ना कि ब्रह्मांड से अलग थलग है। इस सौर मंडल में धरती को भी देखिएगा तो वो सूरज से, मंगल से, चंद्रमा से, सबसे जुड़ा हुआ है। सूरज अगर अपने जगह से हट जाए, धरती यहाँ नहीं रह सकती। मंगल, चंद्रमा ये सब अपने जगह से हट जाए, धरती को रीएडजस्ट होने की जरूरत है। तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। धरती पर भी लौट के देखने जाइए, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के बिना हम अपने होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मानव के होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका मतलब मानव उन सब से जुड़ा हुआ ही है, हवा, पानी से, मिट्टी से, पेड़ पौधे से, पशु पक्षी से जुड़ा हुआ ही। मानव के रूप में भी अगर हम सब एक दूसरे को देखने जाएं तो व्यवहारिक रूप में भी ये दिखाई देता है कि जो खाना पीना भी आज के दिन हम खा रहे हैं वो लाखों लोगों के योगदान से मिल रहा है। जो कपड़ा भी हम पहन रहे हैं, पिछले दिन इस पर मैं विस्तार कर चुका हूँ, इसलिए सिर्फ समेट के बोल दे रहा हूँ। जो कपड़ा भी हम पहन रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली योगदान है। जो ये सारी ज्ञान की बात भी हम आज के दिन कर ले रहे हैं, अगर भाषा का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम आज अब में घिस रहे होते, ना कि ये बात कर रहे होते। अगर हमसे पहले लोगों ने इसको समझने का, जीने का काम नहीं किया होता तो हम ये नहीं बोल रहे होते। तो जुड़ाव को देखने जाएंगे, योगदान को देखने जाएंगे ना, तो दिखता है कि प्रोजेक्टर के बनाने में बहुतों का योगदान है, माइक के बनाने में योगदान है, लैपटॉप के बनाने में योगदान है, इवन इस ज्ञान को अपने में अनुभव करने में, महसूस करने में लोगों का योगदान है, इवन इसको भाषा के रूप में लाने में, इस फॉर्म तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। अगर वो सब योगदान हम नहीं देखते हैं, हमको लगता है कहानी हम ही से शुरू होती है और हम ही से खत्म होती है। अहंकार का सारा जड़ वहां खड़ा है कि हम मानते हैं कथा हमसे शुरू होती है और हमें खत्म होती है। हम ये नहीं देख पाते हैं कि हमसे पहले भी कथा का एक बड़ा हिस्सा है और हमारे बाद भी कथा का एक बड़ा हिस्सा है। वो दोनों तरफ से जब उसको काट देते हैं हम ना, और सिर्फ अपने करने को केंद्र में रख के देखते हैं, तो अपने को किस्मार्थ का मानते हैं और अहंकार वहां से पैदा होता है।
पैदा हो। तो ये जुड़ाव है ही, और उसको तात्विक रूप में भी मानव में देखने जाएंगे तो दिखता है कि किसी भी आदमी को दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है, तो हमको आगे लिए भी वो तकलीफ का कारण बनती है, हम उसको महसूस कर पाते हैं। इसका मतलब जुड़ाव है हमारा एक दूसरे से, तभी तो उसका तात्विक आधार देखेंगे तो दिखता है कि उसी एक व्यापक में, उसी एक स्पेस में हम सबका होने के आधार पर हम एक दूसरे से वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे एक तालाब में रहने वाली सारी मछलियां और जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी एक व्यापक में, उसी एक स्पेस में हम सबके होने के आधार पर हमारा एक दूसरे से जुड़ाव है ही। सॉरी सर, आपने बोला था फिर शरीर त्यागने के बाद जो मैं है वो तो है, लेकिन फिर वो हमें ना तो मतलब हम उसको फील भी नहीं कर पाते, ना ही वो मैं फिर हमसे बात कर पाता या फिर अभी तो बीसीओ चीजें अच्छी बात है, एक दो लाइन में रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, बाकी किसी अगले शिविर में आना तो बताऊंगा। अभी के लिए तो इतना ही कहूंगा कि खुली आंखों से भी 50 चीजों को हम कहाँ महसूस कर रहे हैं। आज के दिन तो आदमी को सुविधा और पैसा के अलावा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, ठीक, और थोड़ा बहुत अगर कुछ महसूस होता है तो ये बात कि दूसरे ठीक से बात करें। आज के दिन आदमी को सुविधा, पैसा, संवेदना, भोग विलास, दूसरे का थोड़ा इज्जत मिल जाए, सम्मान मिल जाए दूसरे से, इसके अलावा महसूस क्या हो रहा है? आदमी को तो अपने अंदर जो चल रहा है उसका भी होश नहीं। हम पिछले घंटे भर में कितनी बार दूसरों के विरोध की सोच लिए, इसका भी होश नहीं है। दूसरा करे तो जरूर पता चलता है। जब अपने अंदर चल रही इन क्रियाओं का होश ही नहीं है हमको, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इन क्रियाओं के साथ कनेक्ट होने का और उसको देखने का या बात करने का। थोड़ा योग्यता बढ़ाने के काम को भी तो किया है। जो बात मैंने पहले दिन से कही ना, चीनी के स्वाद को कितना भी एक्सप्लेन कर दीजिए, चीनी आपके जीभ पे पड़ेगी तभी आपको मीठे का मतलब पकड़ना है। सुगंध का मतलब कितना भी हम आपको एक्सप्लेन कर दें, जिस दिन आप नाक से सूंघते हैं उसी दिन सुगंध पता चलता है। जब संवेदना के स्तर पर ये हालत है, भाव के स्तर पर ये दिखता है कि आपके अंदर जिस दिन सम्मान का भाव स्थिर होता है, स्नेह का भाव स्थिर होता है, तभी आप पहचान पाते हैं कि इसको सम्मान कहते हैं।